नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शकील सर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश के पार्ट 1 में पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था मेवाड़ का इतिहास, लेके गोहिल से मैंने शुरू किया था और रावल समर सिंह पे मैंने उसको खत्म किया था। ठीक है, अब रावल समर सिंह के बाद आज हम मेवाड़ रियासत को आगे बढ़ाते हैं। रावल समर सिंह के बाद उनका पुत्र रावल रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। रावल रतन सिंह जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं तो वहां पर 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो जाता है। तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में रावल रतन सिंह पराजित हो जाते हैं। क्या कारण था इस युद्ध का, आइए उन सबको एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए, तो देखिए रावल रतन सिंह शासनकाल इसका रहा है 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक। अगर हम रावल रतन सिंह की बात करें तो इनकी रानी पद्मिनी का जिक्र बहुत ज्यादा यहां पे देखने को मिलेगा आपको। तो इनकी पत्नी का नाम है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। अब एक चीज थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए, ये जो सिंघल द्वीप मैंने यहां लिखा है, देखिए सिंघल द्वीप का मतलब होता है यहाँ श्रीलंका। देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो श्रीलंका जिसको आप आजकल बोल रहे हैं, ठीक है, प्राचीन नाम इसका श्रीलंका मिलता है, आज का नाम भी इसका श्रीलंका है। अगर आप यहाँ पे मौर्य काल में चलते हैं तो मौर्य काल में श्रीलंका का नाम मिलता है ताम्रपर्णी। ठीक है, जैसे सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। अगर आप वहां उसको पढ़ते हैं इतिहास के अंदर तो आपको श्रीलंका के बजाय ताम्रपर्णी शब्द मिलता है। तो श्रीलंका का नाम ताम्रपर्णी भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2011-12 में, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था श्रीलंका के बारे में ही पूछा गया था। औपनिवेशिक काल में, ठीक है, औपनिवेशिक काल में श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, औपनिवेशिक काल में श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? तो औपनिवेशिक काल में श्रीलंका को हम बोलते थे सीलोन। अब आप देखें यहां पर श्रीलंका का प्राचीन नाम श्रीलंका मिलता ही है। ठीक है, इसके अलावा देखें मौर्य काल में ताम्रपर्णी मिलता है, औपनिवेशिक काल में सीलोन मिलता है। इसके अलावा जो हमारा जो हिंदी साहित्यिक जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य जो है, उसमें इसका नाम हमको अक्सर के सिंघल द्वीप देखने को मिलता है। तो 4 नाम हो जाते हैं श्रीलंका के। ठीक है, यहाँ औपनिवेशिक काल भी थोड़ा समझ लीजिए। औपनिवेशिक काल उस काल को हम कहते हैं जब अंग्रेजों ने यहाँ भारत में अपना राज्य स्थापित किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में अपने उपनिवेश स्थापित किए। ठीक है, तो ये जो अंग्रेजी पीरियड है इसको हम औपनिवेशिक काल के तौर पे देखते हैं। और ये भी नहीं केवल अंग्रेजों ने यहाँ उपनिवेश स्थापित किए, हमारे भारत में डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे। ठीक है, इन सब लोगों ने अपने उपनिवेश यहाँ पर स्थापित किए थे। तो उस काल में श्रीलंका का नाम होता था सीलोन। तो याद रहेगा, ध्यान रखें, श्रीलंका के कई सारे नाम आपको मिलेंगे। जिस प्रकार एग्जाम में आपसे पूछे आपका जवाब इसी तरीके से हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कि श्रीलंका में ये जो राजकुमारी है, इनके पिता का नाम हमको मिलता है गंधर्व सेन और इनकी माता का नाम हमको मिलता है रानी चंपावती। ठीक है, इसी प्रकार आप देखें यहां पर ये जो रानी पद्मिनी है, इनका पूरा जिक्र हमको मिलता है पद्मावत ग्रंथ में। सन 1540 ईस्वी में पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था और पद्मावत ग्रंथ लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान रखें, इसको मलिक मोहम्मद जायसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जन्म यूपी में अमेठी पड़ता है जिला, सुना होगा। तो यहाँ पे अमेठी जिले के अंदर एक गांव है जायस, जायस गांव के ये रहने वाले थे। इनकी पैदाइश मलिक मोहम्मद की जायस गांव में हुई, इसीलिए इनको मलिक मोहम्मद जायसी भी अपन कह देते हैं। तो सन 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा था। इस पद्मावत ग्रंथ को आप देखें तो यहाँ पे आपको रानी पद्मिनी की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, एक कहानी मिलती है जिसकी चर्चा मैं आपसे करता हूं। ठीक है, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा तथ्य और बता दूं। यहाँ पे 1540 ईस्वी की अगर आप बात करें तो 1540 ईस्वी के समय दिल्ली के जो सुल्तान रहे हैं उनका नाम आपको मिलेगा शेरशाह सूरी। देखिए जरा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी का शासनकाल आपको मिलता है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी। ठीक है, तो ये है दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी। सूरी जो शब्द बना है ये बना है सूरमा से, सूरमा का मतलब होता है योद्धा। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45, इसका मतलब साफ तौर पे यहाँ पे ये हो जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो रचना लिखी थी वो किसके शासनकाल में लिखी थी? दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के शासनकाल में।
चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक कहानी बता देता हूँ, जिस कहानी के अंदर हमको इसका चर्चा मिलती है। देखिए, पद्मावत ग्रंथ के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने पद्मावत फिल्म भी आई या उससे पहले बहुत सारे भाई ये कहानी सुनी होगी, लेकिन मैं आपको पद्मावत ग्रंथ के अनुसार ही ये कहानी बताने वाला हूँ। देखिए, पद्मावत ग्रंथ की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहानी हमको मिलती है। कहानी ये मिलती है कि देखिए, ये आजकल आप देखें यहाँ पे लगभग इस तरीके से यहाँ पे श्रीलंका देश यहाँ पे भारत के नीचे मौजूद है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो लगभग कुछ इस तरीके से अपना नक्शा यहाँ पर देखने को इस प्रकार मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार। चलिए, तो ये हम मान लेते हैं राजस्थान को यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम चलें तो चित्तौड़गढ़ हमारा किला। तो ये चित्तौड़गढ़ के हमारे राणा हुआ करते थे रावल रतन सिंह। ठीक है, हालांकि मुझे राणा नहीं कहना चाहिए, राणा शाखा तो अभी शुरू होगी, रावल रतन सिंह कहना चाहिए। तो रावल रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के शासक हैं। इनकी एक पत्नी है, रावल रतन सिंह की जो पत्नी है उनका नाम हमें मिलता है नागमती। ठीक है, तो ये आता है कि नागमती बाजार में जाती है कुछ खरीदारी करने। वहां पर उसने एक ब्राह्मण से एक तोता लिया। वो तोता हीरामन तोता था। और ध्यान रहे, जो हीरामन तोते हैं ये राजस्थान में आप अभ्यारण्य जब पढ़ते हैं तो दर्रा अभ्यारण्य हम लोग पढ़ते हैं, कोटा और झालावाड़ के बीच में फैला हुआ है, मुकुंदरा पहाड़ियों के बीच में। तो ये जो दर्रा अभ्यारण्य है यहाँ आज भी हीरामन तोते पाए जाते हैं। हीरामन तोतों को हम हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। और ये माना जाता है कि हीरामन तोता मनुष्य की तरह हूबहू आवाज की नकल भी निकाल सकता है। ठीक, तो ये माना जाता है कि रानी नागमती बाजार जाती है खरीदारी करने, और वहां उसे एक हीरामन तोता बाजार में मिलता है जो मनुष्य की तरह हूबहू आवाज की नकल निकाल रहा था। तो रानी नागमती ने उस तोते को कहते हैं 1 लाख रुपए देकर किसी ब्राह्मण से उसे खरीदा था। ठीक है, अब यहाँ पे रानी नागमती उस तोते को खरीदकर अपने पास ले आती, अपने कक्ष में उसको पिंजरे में रख देती है। एक दिन की बात, रानी नागमती अपना श्रृंगार करके अपनी दासी से पूछती है कि दासी बताइए मैं कैसी लग रही हूं, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। तो दासी ने अब रानी की सुंदरता का बखान करना शुरू कर दिया। यह सब सुनकर माना जाता है कि तोता जोर जोर से हंसने लगा। रानी नागमती ने तोते से उसके हंसने का कारण पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो तोते ने बोला कि जिस सरोवर में कभी हंस नहीं आते उस सरोवर के बगुले भी अपने आप को हंस समझ बैठते हैं। ऐसा कथन सुनकर रानी नागमती को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने उस तोते से पूछा कि क्या मुझसे भी सुंदर आपको कोई नजर आता है संसार में। तो इस हीरामन तोते ने कहा कि बिल्कुल, आपसे बहुत ज्यादा सुंदर मेरी राजकुमारी पद्मिनी है। तो नागमती ने फिर उससे पूछा कि कौन है पद्मिनी। तो माना जाता है तोते ने उसको सारी बात बताई। तोता कहता है कि मैं सिंघल द्वीप, जैसा कि मैंने कहा सिंघल द्वीप यानी आज का हो गया अपना श्रीलंका। ठीक है, तो तोता सुनाता है अपनी कहानी, कहता है कि मैं सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी का तोता हूं। और यहां पे एक दिन मैं बाहर निकला और एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया, और शिकारी ने मुझे इस ब्राह्मण को बेच दिया, और उस ब्राह्मण से आपने मुझे खरीद लिया। तो मेरी जो पद्मिनी है, राजकुमारी पद्मिनी, वो संसार की सबसे सुंदर स्त्री है। ठीक है, और उसके बारे में उसने बहुत सारी बातें बताई। तो इस तरह की बातें सुनकर नागमती ने अपनी दासी से कहा कि दासी एक काम करिए, इस तोते को कहीं और दूर दूसरे कक्ष में ले जाके रख दीजिए, ताकि मेरे पति रावल रतन सिंह को यह तोता इस तरह की बातें ना बता पाए। पर किस्मत में तो वही लिखा था जो शायद नहीं होना था। आखिरकार वो तोता एक दिन रतन सिंह के संपर्क में आया, और माना जाता है हीरामन तोते ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के सारे चर्चे रावल रतन सिंह को सुना दिए। रावल रतन सिंह अब उस पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन सुनकर माना जाता है अब वो चित्तौड़गढ़ से कहां जाते हैं, वो जाते हैं श्रीलंका। किसकी तलाश में? पद्मिनी की तलाश में। ठीक है, अब यहां पे माना जाता है कि वो एक योगी बाबा के रूप में, साधु के रूप में कई साल तक चित्तौड़गढ़ में रहे, सॉरी श्रीलंका में रहे। ठीक है, श्रीलंका में रहे। वहां पर गंधर्व सेन जो राजा हैं, उन्होंने एक दिन जब मालूमात की तो पता चला कि ये जो साधु हैं, ये साधु नहीं, असल में ये चित्तौड़गढ़ के जो हैं रावल रतन सिंह हैं। तो जब ये जानकारी उनको मिली तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रावल रतन सिंह के साथ कर दिया। ठीक, इस प्रकार रावल रतन सिंह विवाह कर कर रानी पद्मिनी, सिंघल द्वीप की रानी जो है राजकुमारी पद्मिनी को अपने साथ लेकर चित्तौड़गढ़ में आ जाते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। ठीक है, सारी चीजें ठीक ठाक थी, लेकिन अब यहाँ कहानी में एक विलेन भी आता है। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग बाग यहाँ जो है विलेन कह दीजिए, चाहे आप ये कह दीजिए कि कहानी के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो खलनायक को यहाँ बुला कर लेके आने वाला है। चलिए, तो मैं आपको ये लाइन हटा देता हूँ। चलिए, अब मैं आपको सीधे चित्तौड़गढ़ ले चलता हूँ। तो माना जा रहा है चित्तौड़गढ़ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो ऐसे समय में एक दिन की बात, यहां पर एक ब्राह्मण रहा करता था, एक राजपुरोहित था रावल रतन सिंह का।
ठीक है। और इस पुरोहित का नाम हमको मिलता है राघव चेतन। कहते हैं कि राघव चेतन जो हैं ये महाराज रावल रतन सिंह के राजपुरोहित थे और बहुत अच्छे संगीतकार भी थे, ऐसा उल्लेख हमको मिलता है। संगीत भी बहुत इनको अच्छा आता था, बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे ये, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन ये साथ साथ बहुत बड़े तांत्रिक भी थे राघव चेतन। और माना जाता है एक मौके पर राघव चेतन ने, अमावस की रात थी और अमावस की रात पर जब रावल रतन सिंह ने पूछा कि राघव चेतन आज तारीख कौन सी है, तिथि कौन सी है, तो माना जाता है राघव चेतन के मुंह से गलती से निकल गया कि महाराज आज दूज है। अब ऐसे में महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, चलो बाहर खिड़की से बाहर झांक के देखते हैं। तो खिड़की से बाहर जब वो झांकने वाले थे तो राघव चेतन को अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने गलती से आज अमावस के दिन मैंने दूज का दिखा दिया या दूज की जो है तारीख बता दी, जो कि वास्तव में नहीं है। तो ऐसे में राघव चेतन ने अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय एक गलती और करी। राघव चेतन चूंकि बहुत बड़ा तांत्रिक माना जाता है, इसने आसमान में अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके एक नकली चंद्रमा रावल रतन सिंह को दिखा दिया। रावल रतन सिंह ने उसको देखा, ठीक है, उसको लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, आज दूज है। अब लेकिन बाकी जो लोग बाग थे रावल रतन सिंह के दरबार में, उन लोगों को जब इस बारे में पता चला, ठीक है, तो उन्होंने रावल रतन सिंह को असलियत बताई कि महाराज आज अमावस्या की रात है और 2 दिन बाद आप खुद देख लीजिए, वास्तव में 2 दिन बाद दूज आने वाली है। अब यहां पे जब राघव चेतन की पोल खुल गई, ठीक, तो रावल रतन सिंह ने उसे फटकार लगाई। बाकी जो उनके मंत्री थे जो उससे चिढ़ते थे राघव चेतन की इस तांत्रिक विद्या से, कुछ अन्य पुरोहित लोग बाग थे, तो उन्होंने भी महाराज को यहाँ पे भड़काना शुरू कर दिया कि महाराज जो व्यक्ति आपको आसमान में नकली चंद्रमा दिखा सकता है वो क्या नहीं कर सकता, कल को तो ये कुछ भी कर सकता है आपके राज्य में। तो ऐसे में राघव चेतन को यहां पर रावल रतन सिंह ने देश निकाले की सजा दे दी। देश निकाले की सजा तो दी ही दी, साथ ही साथ उसे बहुत बड़ा, आप कहते हैं कि अपमान या अपमानित भी उसे किया गया। कहते हैं कि राघव चेतन का मुंह काला करके उसे गधे पर बिठाकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार राघव चेतन बड़ा अपमानित महसूस होकर यहां से चला जाता है, ठीक है। और माना जाता है इस कहानी में एक जिक्र और हमको मिलता है कि जंगल में जाकर बैठ गया और अपने अपमान का जो है बदला लेने की उसने ठानी। तो माना जाता है जंगल में बैठकर एक दिन राघव चेतन बांसुरी बजा रहा था, चूंकि मैंने बताया कि बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था, और उसी जंगल में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शिकार खेलने आए हुए थे। और उस खूबसूरत बांसुरी की आवाज को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन के पास आए, दोनों के बीच में बातचीत हुई। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के संपर्क में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन को अपने साथ दिल्ली ले जाता है, अपने दरबारी संगीतकारों में से शामिल कर लेता है। यहीं पर ही राघव चेतन को अब मौका मिल जाता है अपने अपमान का बदला लेने का। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को भड़काना शुरू कर दिया चित्तौड़गढ़ के खिलाफ, और रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान करना शुरू कर दिया, और हर तरीके से उसे उकसाया कि आप चित्तौड़गढ़ पे हमला करें और रानी पद्मिनी को आप अपना बनाएं। ऐसे में माना जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने एक पत्र लिखा रावल रतन सिंह के नाम कि रावल रतन सिंह आप अपनी पत्नी रानी पद्मिनी को दिल्ली भेज दीजिए, उसे मेरे हवाले कर दें उसको। इस पत्र को पाकर रावल रतन सिंह बहुत गुस्सा में आग बबूला हो गया, और यहां पर उसने जो है सीधा जो दूत जो पत्र लेकर आते थे उसे सीधे चुनौती दे दी कि ये पत्र में है, इसको फाड़ के फेंक दिया उसको और सीधे युद्ध की चुनौती दे डाली कि ठीक है अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को दिल्ली सुल्तान के पास भेजूं। आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी को बहाना मिल गया युद्ध का। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। एक लंबी लड़ाई चलती है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से आता है, चित्तौड़गढ़ पर हमला करता है और एक लंबी लड़ाई चलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किला ध्यान रखें 2 नदियों के संगम पर है, ठीक है, गंभीरी और बेड़च, ठीक कुछ इस तरीके से एक नदी बेड़च आती है और एक गंभीरी आती है। इन दोनों नदियों के संगम पर हमारा चित्तौड़गढ़ किला मेसा के पठार के ऊपर मौजूद है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीर और बेड़च इन दोनों नदियों के संगम पे बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का जो है जमाव पड़ाव डाल दिया था। इस प्रकार उसने यहाँ पे चित्तौड़गढ़ किले को घेराबंदी करनी शुरू कर दी। लड़ाई चलती है, एक लंबी लड़ाई चलती है, माना जाता है 8 महीने लंबा घेरा चला। तो एक लंबी लड़ाई के अंदर अलाउद्दीन खिलजी किले को जीत नहीं पा रहा है, और अंदर किले के अंदर रावल रतन सिंह का भी बहुत नुकसान हो चुका है, उसके भी बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, खाने पीने की भी समस्या खड़ी हो चुकी है। ऐसे में एक दिक्कत और खड़ी हुई अलाउद्दीन खिलजी के सामने। देखिए ये जो अपना दिल्ली का राज्य था उसका अलाउद्दीन खिलजी का, उस जमाने में मध्य एशिया से एक हमला होता था और ये जाति थी मंगोल, ठीक है। तो मंगोल जाति का हमला दिल्ली पर होने वाला था। अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी दिक्कत ये हो गई कि मंगोल जाति का दिल्ली पर हमला होने वाला है।
अगर मैं चित्तौड़गढ़ किले का घेरा जल्दी से उठाकर अगर मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मंगोल दिल्ली पर आक्रमण कर दें और दिल्ली का गद्दी मुझसे छिन जाए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी चिंता सताने लगी कि मंगोल दिल्ली पर पहुंचे उससे पहले पहले अब मुझे चित्तौड़गढ़ किले का कुछ ना कुछ करना होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी समझ गया कि छल से नहीं लेकिन बल से नहीं तो छल से चित्तौड़गढ़ किले को हम जीत सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ बल की बजाय छल का सहारा लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक पत्र, अपना संदेशा रावल रतन सिंह के पास पहुंचाया और रावल रतन सिंह से कहलवाया कि रावल रतन सिंह, आज से मैं आपका मित्र हूं, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं, ठीक है, और मैंने बहुत भारी गलती करी कि मैंने आपकी पत्नी को मांगा आपसे, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मैं आपसे मित्रता का हाथ बढ़ा रहा हूं और मैं अपनी गलती का मुझे एहसास हो गया। अब मैं वापस दिल्ली लौटना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं चित्तौड़गढ़ किले में आपसे मुलाकात करूं, आपके साथ जो है एक शतरंज की एक कह सकता है खेल खेलूं और आपके साथ भोज करूं, खाना खाऊं, और एक मेरी शर्त यह है कि मुझे रानी पद्मिनी को एक नजर दिखा दिया जाए और इसके बाद मैं वापस दिल्ली लौट जाऊंगा। तो रावल रतन सिंह ने अपने जो है दरबारी लोगों से, माना जाता है कि सलाह मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो ऐसे समय में माना जाता है कि रावल रतन सिंह को उनके दरबारी लोगों ने यह सलाह दिया कि ठीक है, अगर हम मान लीजिए रानी पद्मिनी को प्रत्यक्ष तो नहीं दिखा सकते क्योंकि राजपूतों में पर्दे का रिवाज है, तो प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन अगर दर्पण में शीशे में दिखाया जाए अप्रत्यक्ष रूप से तो इसमें कोई बुराई नहीं, उन्हें दिखाकर कम से कम इस बला को यहां से टाला जा सकता है, क्योंकि उस वक्त राजपूत शक्ति का भी बहुत ज्यादा नुकसान किले के अंदर हो रहा था। तो ऐसे में यह तय किया गया कि अलाउद्दीन खिलजी को किले में बुलाया जाएगा और रानी पद्मिनी को उसे एक नजर आईने में दिखाया जाएगा। हालांकि यहां पर आईना दर्पण को लेकर बहुत सारा विवाद रहता है, क्योंकि अगर मैं जिस समय की बात करूं सन 1301 ईस्वी की, तो ध्यान रखें उस जमाने में कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो कुछ लोगों का यह विरोध होता है कि जब कांच बना ही नहीं था तो किस कांच में उनको दिखाया गया। तो कुछ लोग ये कहते हैं अगर आप चित्तौड़गढ़ किले में जाएं तो रानी पद्मिनी का महल एक छोटे से तालाब के बीच में बना हुआ है। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि उन्हें महल से उनको इस तरीके से खड़ा किया गया कि पानी के अंदर उसका प्रतिबिंब दिखाया गया। खैर ये एक अलग विषय है, विवाद की बात है, लेकिन बहुत सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी किले में आता है, जैसा कि उसकी चाल थी वो कामयाब हो गया। और रानी पद्मिनी को जब उसने देखा तो उसे देखकर अब उसके रानी पद्मिनी को पाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि रानी पद्मिनी के बारे में, सुंदरता के बारे में जो उसने सुना था, माना जाता है उससे ज्यादा वो सुंदर थी। तो अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को देखकर उसे पाने की इच्छा उसकी और ज्यादा प्रबल हो गई। खैर कुल मिला के यहाँ पे देखें, यहाँ पे भोज वगैरह सब कुछ हुआ, शतरंज की खेल खत्म हुआ और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी बड़े प्यार प्रेम से बहला फुसलाकर रावल रतन सिंह को चित्तौड़गढ़ किले के दरवाजे तक ले आते हैं अपनी बातचीत में उलझाकर। रावल रतन सिंह को अंदाजा तक नहीं था कि वो उसे बंदी बनाने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे में आप देखें बातों बातों में ये लोग चित्तौड़गढ़ किले के दरवाजे तक आ गए। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को विदा करने जब आता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुछ सैनिकों को पहले से वहां पर छुपा के रखा हुआ था और धोखे में यहाँ पे रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उसे अपने साथ दिल्ली ले गया। और दिल्ली ले जाकर अब यहाँ पे रावल रतन सिंह को अपने साथ वो दिल्ली ले गया है और दिल्ली ले जाकर अब माना जाता है रानी पद्मिनी को उसने पत्र लिखा कि रानी पद्मिनी जी, आप अगर अपने पति को जिंदा चाहती हैं तो आप मुझसे विवाह कर लें और मैं आपके पति को छोड़ दूंगा, ठीक है। इस प्रकार माना जाता है। यहाँ पर एक सेकंड, चलिए मैं लाइन थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से। तो माना जाता है इस प्रकार यहां पर रानी पद्मिनी के पास संदेशा भिजवाया गया। अब रानी पद्मिनी बहुत चिंतित हो उठी। तो रानी पद्मिनी को लगता है कि हमें धोखा दिया गया है। तो रानी पद्मिनी कहती है कि धोखे का जवाब अब हम भी धोखे से देंगे, छल से देंगे। रानी पद्मिनी ने अपने सेनापति गोरा और उसके भतीजे बादल से सलाह मशवरा किया और सलाह मशवरा करने के बाद इन्होंने एक पत्र अलाउद्दीन खिलजी को लिखा। रानी पद्मिनी ने उस पत्र में यह लिखा गया, रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी को लिखा कि देखिए मैं आ जाऊंगी दिल्ली, लेकिन मेरे साथ मेरी 1600 दासियां भी आएंगी। लेकिन ध्यान रखें मेरी 1600 दासियां जो आएंगी पालकी में बैठकर, उनकी शक्ल सिर्फ आप देख सकते हैं, आपके अलावा आपका कोई भी सैनिक, कोई भी बाकी जो व्यक्ति हैं, कोई भी पालकी में झांककर मेरी दासियों का दर्शन नहीं कर सकता। तो ये अगर आप मुझे जवाब दें इसका तो ठीक है, मैं आ जाती हूं अपनी दासियों को लेकर। माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी से कहा कि ठीक है आप आ जाइए और अपनी 1600 दासियों को भी आप ले आइए। तो रानी पद्मिनी यहां पर अपने 1600 दासी ले जाने के बहाने उसने यहां अलाउद्दीन खिलजी को मना लिया और रानी पद्मिनी ने अपने 1600 चुनिंदा वीर राजपूत योद्धाओं को चुनकर उन्हें हथियारों से लैस करके उन्हें पालकियों के अंदर बिठा दिया।
अब आप देखिए एक पालकी को 4-4 लोग उठाते हैं, 6-6 लोग उठाते हैं, कहार जिसे बोलते हैं, तो उनके रूप में भी उसने अपने राजपूत योद्धाओं को साथ में लिया। इस प्रकार रानी पद्मिनी 1600 पालकियां लेकर और अपने टोटल जो है कहार के साथ, माना जाता है लगभग 11,200 सैनिक तैयार हथियार बंद पालकियों में रखकर हथियार, ये दिल्ली पहुंच गए। रात के अंधेरे में रानी पद्मिनी वहां पे पहुंचती है और ये इंतजाम पहले ही कर लिया था कि कोई व्यक्ति पालकी के अंदर झांक के ना देखे। ऐसे में रानी पद्मिनी जब रात को वहां पहुंचती है तो रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेशा भिजवाया कि एक बार आपसे मिलने से पहले मैं अंतिम बार अपने पति रावल रतन सिंह के दर्शन करना चाहती हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने, माना जाता है, उनको यह आज्ञा दे दी कि ठीक है, इनके पति से इनको मिलवा दिया जाए। रानी पद्मिनी अपने पति रावल रतन सिंह से मिलने के लिए जाती है और यहीं पर मौका पाते के साथ उन्होंने अपने सैनिकों को इशारा कर दिया और इशारा पाते के साथ यहां राजपूत सैनिकों ने ताबड़तोड़ अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों पर हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले से अलाउद्दीन खिलजी के जो फौजी थे वो तितर-बितर हो गए, उनमें भागदौड़ मच गई। इस प्रकार रानी पद्मिनी अपने पति को कैद से छुड़ाकर और उसे कहते हैं कि दिल्ली से छुड़ाकर उसे चित्तौड़गढ़ लाने में कामयाब हो गई। इस प्रकार माना जाता है कि रानी पद्मिनी उसे वापस चित्तौड़गढ़ किले में ले आती है। और लेकिन ये जो घमासान युद्ध हुआ है इस युद्ध में यहां पर मेवाड़ के सेनापति गोरा और उनके, माना जाता है, जो भतीजे थे बादल, ये दोनों शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन खिलजी हक्का बक्का रह गया, उसके हाथ कुछ ना लगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय कि अलाउद्दीन खिलजी दोबारा चित्तौड़गढ़ किले का घेरा डाले। अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ किले को घेर लिया। एक लंबा संघर्ष हुआ। माना जाता है एक लंबे संघर्ष के बाद जब राजपूत योद्धाओं को यह लग गया कि अब हम हारने वाले हैं, ठीक है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में भी, तो राजपूत योद्धाओं को जब ये लग जाता है कि अब हम हारेंगे, ठीक है, मरेंगे, तो फिर एक काम करते हैं, क्यों ना मार कर मरे दुश्मनों को। तो राजपूत पुरुष क्या करते थे, केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते थे, इसे केसरिया बोलते थे। और किले में जो महिलाएं होती थी, तमाम महिलाएं, वो जानती थी कि अपने जो है पिता, भाई, पति, पुत्र ये सब मर चुके, तो एक काम करते हैं कि एक बड़ी अग्नि जलाकर उसमें सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेते हैं, इसे जौहर बोलते हैं। इस प्रकार आप देखिए रावल रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया कर लिया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर कर लिया। आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किले को जीत जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ किले में सिवाय राख के उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस प्रकार आप देखें जो पूरी की पूरी कहानी हमको मिलती है, ये पद्मावत ग्रंथ में देखने को मिलती है। लेकिन इस ग्रंथ को लेकर भी बहुत सारे विवाद हैं। कुछ इतिहासकार रानी पद्मिनी की कथा को कपोल कल्पित मानते हैं, कुछ उसे ऐतिहासिक मानते हैं, ठीक है। इन सब की भी चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा अभी आगे आने वाले बिंदु के अंदर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया। एक लंबी लड़ाई चली और आखिरकार 26 अगस्त को चित्तौड़गढ़ किले को जीतने में वो कामयाब हो जाता है, ठीक है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह ने केसरिया किया, यह ध्यान रखने वाली बात है, और रानी पद्मिनी ने जौहर किया। यह चित्तौड़गढ़ किले का पहला साका कहलाता है। ध्यान रखें, साके हमेशा किले से संबंधित होंगे। जैसे चित्तौड़गढ़ किले की बात करें तो 1303 ईस्वी का, फिर उसके बाद दूसरा अगर हम साका देखें तो हम बात करेंगे यहां पर सन 1535 ईस्वी का। एक और साका होगा हाड़ा रानी कर्मावती के समय में, जो मार्च 1535 ईस्वी में होता है। इसके अलावा अगर हम चले तो फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर के हमले के समय एक और यहाँ पे साका आप देखेंगे। तो चित्तौड़गढ़ के लिए संबंधित 3 साके हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप 2.5 साके पढ़ते हैं जैसलमेर किले के अंदर, तो तमाम ये साके हम इतिहास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये चित्तौड़गढ़ किले का पहला साका था 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ मेवाड़ में रावल शाखा का अंत हो गया है। अब आप देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ में रावल शाखा की जो शुरुआत की थी, देखिए मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के एक शासक हुए थे जिनका नाम था यहां पर रण सिंह, ठीक है। रण सिंह के मैंने आपको बताए थे 2 पुत्र हुए थे। इनके एक पुत्र का नाम था शेम सिंह और इनके दूसरे पुत्र का नाम था राहप। तो राहप, इनको तो सिसोदा गांव की जागीर दे दी गई, ठीक है, इनको तो सिसोदा गांव भेज दिया गया और शेम सिंह बने मेवाड़ के शासक। शेम सिंह ने मेवाड़ में रावल शाखा की शुरुआत करी, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए शेम सिंह मेवाड़ में रावल शाखा की शुरुआत करता है। शेम सिंह के बाद जितने भी मेवाड़ के शासक आते हैं उनके नाम में रावल लगता है। यहां इनके बाद देखें, जैसे मोटे तौर पे मैं शासकों की बात करूं, रावल सामंत सिंह, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें रावल कुमार सिंह, रावल कुमार सिंह। इसी प्रकार देखें रावल जैत्र सिंह, मैंने आपको बताया इनके बारे में, रावल जैत्र सिंह। इसी प्रकार देखें तो रावल तेज सिंह,
ठीक है, रावल तेज सिंह, इसी प्रकार देखें तो रावल समर सिंह, और अब यहां पे आगे है रावल रतन सिंह। अब आप देखिए रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद अब मेवाड़ में अगला शासक कौन बने, यहां पे यह प्रश्न खड़ा होता है। तो उस वक्त अगर हम देखें तो राहब जो सिसोदा गांव चले गए थे, इन्होंने सिसोदा गांव में जाकर राणा शाखा की शुरुआत की है। ठीक है, राणा शाखा की शुरुआत की है। और यहां राहब के वंश में अगर हम चलेंगे तो यहां पर अरी सिंह, ठीक है, सॉरी यहां पे लिखना चाहिए अरी सिंह, जिनका नाम अजय सिंह भी हमको मिलता है। तो अरी सिंह जो थे सिसोदा गांव के जागीरदार, उनके जो पुत्र हुए हैं इनका नाम हमको मिलता है राणा हमीर सिसोदिया। ठीक है, ध्यान रखें, एक राणा एक हमीर हमने पढ़ा था रणथंभौर के अंदर, लेकिन वो है हमीर देव चौहान, वो चौहान शासक हैं, और इनके नाम में राणा है, तो आप देख लीजिए ये मेवाड़ के शासक है। तो जब रावल रतन सिंह मर जाते हैं तो ये ऐसा लगता है कि जैसे चित्तौड़गढ़ की सत्ता खत्म हो गई है, मेवाड़ का गौरव समाप्त हो चुका है। ऐसे में मेवाड़ के बचे कुचे सामंतों ने इस सिसोदा गांव के जागीरदार राणा हमीर सिसोदिया को यहां रतन सिंह बाद मेवाड़ का अगला शासक बना दिया है। तो रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ मेवाड़ में जो रावल शाखा चली आ रही थी ये तो खत्म हो जाती है। और ये जो सिसोदा गांव के जो जागीरदार हैं, जो राणा शाखा के हैं, सिसोदिया वंश इसलिए कहलाता है क्योंकि सिसोदा गांव में जाके बस गए थे। तो राणा शाखा या सिसोदिया वंश के पहले शासक कौन बनते हैं अब यहां पर, राणा हमीर सिसोदिया। और राणा हमीर सिसोदिया यहां रतन सिंह 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किला छिन जाता है। राणा हमीर एक लड़ाई शुरू करते हैं और आखिरकार 1326 ईस्वी में 23 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार राणा हमीर सिसोदिया चित्तौड़गढ़ किले को छीन लेते हैं और मेवाड़ के अगले शासक बन जाते हैं। तो मैं अभी आपको बताने भी वाला हूं राणा हमीर सिसोदिया के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि रावल शाखा में पहले शासक जिन्होंने रावल शाखा की स्थापना की, रावल क्षेम सिंह, और रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह है। और राणा शाखा या सिसोदिया वंश के पहले जो शासक है मेवाड़ के, वो है राणा हमीर सिसोदिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, पहले मिटा देता हूं इसको। इसके बाद यहां पे एक लाइन मैंने लिखी है कि इस युद्ध में गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हुए। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, गोरा ये मेवाड़ रियासत के उस जमाने में सेनापति होते थे। माना जाता है गोरा जो सेनापति थे इनके भतीजे थे बादल, 80 साल की उम्र गोरा की उस जमाने में। और कहते हैं इस लड़ाई में इतनी वीरता पूर्वक लड़े कि गोरा का सिर कटने के बावजूद भी वो अपने धड़ के साथ उनकी तलवार लेकर वो दुश्मनों से लड़ाई में लोहा लेते रहे, ऐसा उल्लेख मिलता है। गोरा उनके भतीजे बादल की माता पिता की मृत्यु बचपन में कहते हैं हो गई थी, तो गोरा ने ही अपने उनके चाचा जी ने ही माना जाता है इनको पाल पोस कर बड़ा किया था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इस युद्ध में गोरा बादल भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए कुछ इतिहासकारों का जिक्र मैं करता हूं। सूर्यमल मिश्र बड़े इतिहासकार हैं, बूंदी के, वंश भास्कर लिखा। गौरी शंकर ओझा सिरोही के रहने वाले थे, बड़े इतिहासकार राजस्थान के। इन दोनों ने रानी पद्मिनी की कथा को काल्पनिक माना है, ठीक है, कपोल कल्पित माना है। इनका यह कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़गढ़ किले पर हमला करता है। इनका कुछ तर्क भी है। इनका यह मानना है कि जब अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले पर हमला करता है और रावल रतन सिंह चित्तौड़गढ़ का शासक है, जैसा कि यहाँ पे पद्मावत में कहा गया है कि रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप के शासक गंधर्व सेन की पुत्री थी। अगर उस जमाने में अगर हम रावल रतन सिंह के समकालीन अगर श्रीलंका का इतिहास को खंगालें तो हमें किसी गंधर्व सेन नाम के राजा का कोई जिक्र इतिहास में देखने को नहीं मिलता। तो इस पे ये इतिहासकारों का ये आपत्ति है कि जब गंधर्व सेन नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ तो फिर पद्मिनी कैसे हो सकती है। तो इस प्रकार इन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। इसके अलावा इन लोगों का यह मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी जिसने सिकंदर सानी, सिकंदर के समान विजेता वो बनना चाहता था, सिकंदर सानी की उपाधि जिसने धारण करी, वो चाहता है कि मैं पूरे भारत पर शासन अपना स्थापित करूं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया भी था हमीर देव चौहान के बारे में। मैंने आपको जब पढ़ाया तो बताया था अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा साम्राज्यवादी किस्म का, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी किस्म का शासक था। वो दक्षिण भारत को जीतना चाहता है, ठीक है, गुजरात और मालवा पे अपना स्थायी कब्जा बनाए रखना चाहता है। और गुजरात मालवा पर स्थायी कब्जा बनाए रखने के लिए राजपुताने को जीतना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए आप देखें अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से 1301 ईस्वी में रणथंभौर, फिर 1303 में चित्तौड़गढ़, फिर 1308 में सिवाना, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें कि 1311 में जालोर, तो बड़े तरीके से उसने एक एक करके राजपूत रियासतों पे आक्रमण किया और उनको जीतता चला गया। ठीक है, तो साम्राज्यवादी नीति के तहत उसने हमला किया। इनका यह मानना है कि पद्मिनी नाम की कोई थी ही नहीं,
तो ऐसा मानना है इन दो इतिहासकारों का, सूर्यमल मिश्रण और गौरीशंकर ओझा। ये पद्मिनी कथा को काल्पनिक मानते हैं। अगर एग्जाम में कोई पूछता है कौन उसको काल्पनिक मानता है तो इस दो इतिहासकार का नाम लिया जा सकता है। इसी प्रकार दो इतिहासकार ऐसे हैं, एक तो हमारे दशरथ शर्मा हैं, चूरू जिले के रहने वाले थे, बड़े इतिहासकार। गोपीनाथ शर्मा हैं। इन दोनों लोगों ने इस घटना को ऐतिहासिक माना है। इन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ किले में आज भी देखें तो पद्मिनी महल बना हुआ है, ठीक है, तो इस बात को साबित करता है कि पद्मिनी तो कोई ना कोई थी, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतिहास में पद्मिनी, पद्मावत ग्रंथ के अलावा भी आप देखें बहुत सारे ग्रंथों में रानी पद्मिनी की कथा का वर्णन मिलता है। तो इनके अपने तर्क हैं। आपको थोड़ा यह ध्यान रखना है कि किसने काल्पनिक माना है और किसने ऐतिहासिक घटना माना है, ठीक है। तो दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा इसको ऐतिहासिक मानते हैं और गौरीशंकर ओझा और सूर्यमल मिश्रण इसको काल्पनिक मानते हैं, ठीक। पद्मावत ग्रंथ के पश्चात निम्न ग्रंथों में भी रानी पद्मिनी की कथा हमको मिल जाएगी। और देखिए वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। इस तरह का सवाल बन सकता है कि निम्न में से किन किन ग्रंथों में रानी पद्मिनी की कथा का वर्णन हमको मिलता है या किसमें नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा और अकबरनामा में भी हमें रानी पद्मिनी का वर्णन मिलता है, उनकी कहानी हमको मिलती है। इसके अलावा मध्यकालीन एक बड़े इतिहासकार हुए हैं फरिश्ता। फरिश्ता ने भी एक पुस्तक लिखी थी, गुलशन ए इब्राहिमी। अपनी पुस्तक में फरिश्ता लिखता है रानी पद्मिनी के बारे में, ठीक। तो यहां भी इसका जिक्र मिल रहा है। इसके अलावा देखें हाजी उद्दवीर ने एक पुस्तक लिखी थी जफरुल वली। इस पुस्तक में भी हमको रानी पद्मिनी का वर्णन मिलता है। इसके अलावा चलें तो स्टोरियो डी मोगोर, मुगल काल में एक विदेशी यात्री मनुची भारत में आता है घूमने के लिए। इसने भी आप देखें यहाँ पे मुगल वंश के बारे में काफी लंबा चौड़ा इतिहास लिखा है। तो इस आदमी ने भी अपनी पुस्तक में रानी पद्मिनी की चर्चा की है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड का बहुत ही फेमस ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें भी रानी पद्मिनी की चर्चा कर्नल जेम्स टोड करता है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ और है मोहनोत नैणसी, ठीक है, मोहनोत नैणसी ने लिखा था मोहनोत नैणसीरी ख्यात, जोधपुर के बड़े इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में रानी पद्मिनी की चर्चा की है। तो ध्यान रहे ये 6 ग्रंथ ऐसे हैं जो पद्मावत के बाद लिखे गए हैं और इन सब के अंदर भी हमें रानी पद्मिनी की चर्चा मिलती है, उनकी कहानी हमको मिलती है। तो ध्यान रखना है किन किन ग्रंथ में रानी पद्मिनी की कथा मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहां अगर आप पद्मावत ग्रंथ को पढ़ें, आजकल देखा जाए तो हिंदी में भी जो है, आप वैसे हिंदी का ही है ये कथा और आपको ये मार्केट में उपलब्ध हो जाती है बड़ी आसानी से, आप इस कथा को पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल के अंदर। तो जब आप पद्मावत ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उस पद्मावत ग्रंथ की कथा की समाप्ति पर खुद मलिक मोहम्मद जायसी ने कथन लिखा है, ठीक है। और वो क्या कथन है, उसमें उसने कुछ चीजों को सूचक बताया है, हर पात्र को अलग अलग चीज का सूचक बताया है। तो वो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से यहां महत्वपूर्ण हो सकता है। पद्मावत ग्रंथ की कथा की समाप्ति पर स्वयं जायसी ने इस कथा को रूपक बतलाकर लिखा है कि इस कथा में चित्तौड़ शरीर का, ठीक है, चित्तौड़ को किस चीज का रूप सूचक बता रहा है, शरीर का उसने सूचक बताया है। रतन सिंह को मन का सूचक बताया है, सिंघल द्वीप को हृदय का, पद्मिनी को बुद्धि का, तोता जो हीरामन तोता इस कहानी में हमको मिलता है मार्गदर्शक का, नागमती संसार के कामों का, ठीक है, और राघव चेतन जो अलाउद्दीन खिलजी को बहला फुसला कर लाता है हमला करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर, उस राघव चेतन को शैतान का और अलाउद्दीन खिलजी को काव्य माया का सूचक यहाँ पे बताया गया है। और कहता है आगे कि जो इस प्रेम कथा को समझ सके वे इसे इसी दृष्टि से देखें, ठीक है। ये बात यहाँ पे खुद मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी कथा की समाप्ति पर लिखी है। तो इस कहानी के अंदर आप देखें थोड़ा सा उसने बताया है किस व्यक्ति को किस चीज का सूचक बताया है, इसमें भी हमारा प्रश्न बन सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के बाद अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उस किले का नाम बदलकर रख दिया था खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बता चुका हूं। अब तक आप देखें यहां तीसरा किला है जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी बदल रहा है। मैंने आपको बताया था सिवाना किले का नाम बदलकर उसने खैराबाद रखा था, जालौर किले का नाम बदलकर उसने जलालाबाद रखा था, और यहां आप देखिए चित्तौड़गढ़ किले का नाम बदलकर उसने खिजराबाद रखा है। अब यहां एक और प्रश्न आपका बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो कौन सा चीज जो है कोई शिलालेख या अभिलेख, कोई पुस्तक है जिसमें आपको पता चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम चेंज किया था। तो वो कौन सी चीज है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखें, यहां पर एक चित्तौड़गढ़ किले की नीचे जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी की तलहटी में एक छोटा सा एक दरगाह बनी हुई है, ठीक है। उस दरगाह के अंदर 1325 ईस्वी का हमें एक फारसी भाषा में एक शिलालेख मिलता है। उस शिलालेख से आपको यह जानकारी मिलती है। तो उस जानकारी को मैंने यहां पे लिख दिया है। तो देखिए चित्तौड़गढ़ में धाई बी पीर, और इस पीर को अपन गैबी पीर भी कुछ लोग कहते हैं,
दरगाह से 1325 ईस्वी का एक फारसी शिलालेख प्राप्त हुआ है। और यह है वो फारसी शिलालेख जिससे हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम बदलकर क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। ठीक, तो ये तो ठीक है कि चित्तौड़गढ़ किले का नाम बदला था, लेकिन इस चीज की जानकारी हमको मिलती किस शिलालेख से है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। वो है आपका धाईबी पीर या गैबी पीर के दरगाह से प्राप्त 1325 ईस्वी का एक फारसी शिलालेख। देखिए, चित्तौड़गढ़ से अलाउद्दीन खिलजी तो लौटकर चला जाता है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से लौट जाता है और यह किला वो अपने बेटे खिज्र खां को सौंप जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां ने लगभग 10 साल तक चित्तौड़गढ़ किले का प्रशासन संभाला। 1303 से लेकर 1313 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले का प्रशासन खिज्र खां द्वारा संभाला गया। लेकिन यहीं पर मैंने आपको बताया कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किला हाथ से तो निकल गया, लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने राणा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का अपना शासक चुन लिया था। और राणा हमीर सिसोदिया के नेतृत्व में राजपूती फौजें लगातार चित्तौड़गढ़ किले को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ किले पे धावे बोल रही थी। और आखिरकार में खिज्र खां एक कमजोर व्यक्ति निकला और वो वहां पे राणा हमीर सिसोदिया राजपूतों के जो लगातार हमले हो रहे थे वो उनसे परेशान होकर वो अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली वापस लौट जाता है। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां के बाद ये किला सौंप दिया था। 1313 से लेकर 1321 के बीच में ये किला रहा था मालदेव सोनगरा के हाथों में। कौन है मालदेव सोनगरा, इसको देख लीजिए। देखिए, हमने बात की थी 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर किले पर आक्रमण किया था और उस युद्ध में जालौर के शासक कान्हड़ देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए थे। कान्हड़ देव चौहान के ही भाई का नाम हमको मिलता है मालदेव सोनगरा। कान्हड़ देव चौहान की मृत्यु के बाद उनके भाई मालदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इस प्रकार आप देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किला किसको सौंप दिया है, मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। और मैं आपको पहले बता दूं वापिस से, ये जो सोनगरा थे मैं आपको बता चुका हूं, ये चौहान थे, ठीक है। और ये सोनगिरी या स्वर्णगिरी किले की वजह से सोनगरा चौहान इनकी शाखा कहलाती है। तो मालदेव सोनगरा के हाथों में रहा। मालदेव सोनगरा के बाद ये किसके हाथ में रहा, यहां थोड़ा सा इतिहास में विवाद मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राणा हमीर सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में इस किले को पुनः प्राप्त किया था। अब जब प्राप्त किया था तो उस वक्त यहां पे दो लोगों के हमको नाम मिलते हैं। अगर आप देखें तो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा वो कहते हैं कि जयसिंह नाम का व्यक्ति था, मालदेव के पश्चात जयसिंह नाम का व्यक्ति था जिससे राणा हमीर ने यह चित्तौड़गढ़ किला वापस छीना था। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि बनवीर नाम का कोई व्यक्ति था जिससे राणा हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़गढ़ किला पुनः प्राप्त किया है। तो दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम मिलते हैं। और जिस प्रकार आपसे पूछे, गौरीशंकर ओझा के अनुसार पूछे, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार पूछे, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगर पूछे डॉक्टर ओझा के अनुसार राणा हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़गढ़ किला किससे प्राप्त किया था, तो आप जयसिंह बात करेंगे 1326 ईस्वी में। अगर हम बात करें रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार राणा हमीर सिसोदिया ने किससे किला छीना था चित्तौड़गढ़, तो आप बनवीर की बात कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार देखें, यहां पर रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद राणा हमीर सिसोदिया एक लंबी लड़ाई लड़ता है। लगभग 23 साल लंबी लड़ाई के बाद 1303 ईस्वी में जो इनसे किला छीन गया था, आखिरकार 23 साल की लंबी मेहनत के बाद 1326 ईस्वी में यह किला राणा हमीर सिसोदिया के नेतृत्व में एक बार फिर से हासिल कर लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार अगले जो शासक हमारे होंगे रतन सिंह के बाद वो होंगे राणा हमीर सिसोदिया। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया, रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ मेवाड़ में रावल शाखा खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे राणा शाखा के सिसोदिया वंश के शासक राणा हमीर सिसोदिया शासक बन रहे हैं, जिनका शासनकाल हमको मिलता है 1326 ईस्वी से लेकर 1364 ईस्वी। मैंने हमीर सिसोदिया के बारे में एक कथन आपको पहले ही बता दिया था। यही है राणा हमीर सिसोदिया, जिनके एक पुत्र आते हैं सज्जन सिंह। माना जाता है सज्जन सिंह महाराष्ट्र की ओर चले गए थे और वहां उनके वंश में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं हमीर सिसोदिया के पुत्र सज्जन सिंह के वंश में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ, ऐसा उल्लेख हमको शिवाजी की वंशावली में मिलता है। चलिए राणा हमीर सिसोदिया के बारे में देखते हैं। रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंतों ने सिसोदा गांव के जागीरदार राणा हमीर को मेवाड़ का शासक घोषित किया, ठीक, बता चुका हूं मैं आपको। इसके अलावा देखें, राणा शाखा के प्रथम मेवाड़ के शासक कौन है, राणा हमीर। रावल रतन सिंह के साथ रावल शाखा खत्म हो चुकी है और अब राणा शाखा के शासक यहां पे आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखें अगला, राणा हमीर सिसोदिया
सिसोदिया शाखा के प्रथम शासक थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। मैंने आपको पहले ही कह दिया सिसोदा गांव के रहने वाले थे, इसलिए नाम में सिसोदिया लगाते थे। तो सिसोदिया शाखा के ये प्रथम शासक हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। तो 1326 ईस्वी में राणा हम्मीर के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ किला पुनः प्राप्त कर लिया जाता है और इसीलिए इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। देखिए 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले को छीन लिया था और ऐसा माना जाता है चित्तौड़गढ़ किला जो मेवाड़ का गौरव था वो गौरव उनके हाथ से निकल गया और राणा हमीर सिसोदिया ने एक लंबी लड़ाई के बाद लगभग 23 साल लंबी लड़ाई के बाद उस खोए हुए गौरव को पुनः हासिल कर लिया है। इसीलिए आप देखें इनको बोला जाता है मेवाड़ का उद्धारक। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं कीर्ति प्रशस्ति। अगर हम चित्तौड़गढ़ किले में चले, मैं आपको कुंभा के अंदर बताऊंगा, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ की दीवारों पर कीर्ति प्रशस्ति नाम का एक शिलालेख लिखा हुआ है। उस शिलालेख में कुंभा ने अपने पूर्वज राणा हम्मीर को कहा है विषम घाटी पंचानन, उनको एक उपाधि दी है विषम घाटी पंचानन, जिसका अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान शौर्य दिखाने वाला। देखिए ये कोई आसान काम ना था। उस जमाने में जो दिल्ली सल्तनत थी बहुत मजबूत बहुत ताकतवर सल्तनत थी और दिल्ली सल्तनत के हाथ से चित्तौड़गढ़ किले को छीनना यह आसान काम नहीं था। इस प्रकार हम देखें तो इन्हें कहा गया है विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान शौर्य दिखाने वाला विषम घाटी पंचानन इनको कहा गया है। इसके अलावा देखें तो कुंभा ने रसिक प्रिया लिखा था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैं कुंभा के अंदर बताऊंगा अभी कि महाराणा कुंभा ने वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे लेकिन उन ग्रंथों में हमें उल्लेख मिलता है कि महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद की टीका लिखी थी। ठीक है, और उस टीका का नाम था रसिक प्रिया। तो कुंभा रसिक प्रिया में हम्मीर सिसोदिया को क्या कहता है, वीर राजा कहता है। अगर पूछे कि वीर राजा उसे कहां कहा गया है तो रसिक प्रिया में कहा गया है। अगर देखें तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ किले में एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर बनवाया था, अन्नपूर्णा माता का मंदिर यहां पे मौजूद है, आज भी है। तो यह मंदिर इन्होंने बनवाया था। इसके अलावा देखें तो एक युद्ध भी इन्होंने लड़ा था। दिल्ली के बहुत ही बड़े एक महत्वपूर्ण सुल्तान हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने उसको सिंगोली के युद्ध में पराजित किया था। तो राणा हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था, ऐसा उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, चलिए तो सिंगोली युद्ध के बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक शासक और लेंगे जिनका नाम हमको मिलता है राणा क्षेत्र सिंह, जिनका शासनकाल हमको मिलता है 1364 ईस्वी से लेकर 1382 ईस्वी। राणा क्षेत्र सिंह के बारे में देखिए एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है। राणा जो क्षेत्र सिंह हुए हैं, हमीर सिसोदिया के बाद उनके पुत्र अगले शासक बने थे राणा क्षेत्र सिंह। इनके बारे में आता है कि इन्होंने मालवा यानी आज का मध्य प्रदेश, ठीक है, इसको मालवा क्षेत्र अपन बोलते थे, तो इन्होंने यहां मालवा के सुल्तान दिलावर गौरी को पराजित किया था और इस युद्ध से मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई। देखिए यहां से संघर्ष की शुरुआत होती है और यह संघर्ष बहुत लंबा चलने वाला है। ठीक है, राणा क्षेत्र सिंह के बाद आप देखें कुंभा के समय में और राणा सांगा के समय में यहां पर बहुत लड़ाइयां होने वाली हैं मेवाड़ और मालवा की। तो एक शुरुआत यहां पे हुई थी मेवाड़ मालवा संघर्ष की क्षेत्र सिंह के समय में। क्षेत्र सिंह जो थे अंतिम समय में देखिए इन्होंने बूंदी किले को जीतने का प्रयत्न किया था लेकिन बूंदी किले को जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे और माना जाता है इसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राणा क्षेत्र सिंह के बाद उनके पुत्र अगले शासक बनते हैं जिनका नाम मैं अगली क्लास में लूंगा राणा लाखा। राणा लाखा जो हैं ये अपने पिता के उस सपने को पूरा करना चाहते हैं और ये बूंदी किले पर हमला करते हैं और बूंदी किले को ये बहुत कोशिश करने के बावजूद जब नहीं जीत पाते तो आखिरकार एक प्रण ले लेते हैं कि जब तक मैं बूंदी किले को नहीं जीत लूंगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और आखिरकार आप देखें किस प्रकार इनको ये जो है प्रण लेना पड़ा और आखिरकार बूंदी किले को जब ये नहीं जीत पाए तो इनके सैनिकों ने एक नकली बूंदी किले को बनाकर उसे ढहाकर राणा लाखा का प्रण तोड़वाया। ये सब बातें मैं आपको अगली क्लास में लेने वाला हूं राणा लाखा के अंदर। ठीक है, एक महत्वपूर्ण शासक होंगे राणा लाखा। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो तब तक के लिए अलविदा सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।